नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी चुनाव के नतीजे जो एग्जिट पोल से कुछ इतर रखते हैं और जिस तरह से नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे हैं और विशेषकर दो स्टेट से जनता ने चौंकाया है। एक स्टेट है यूपी और एक है महाराष्ट्र। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी जो सत्ताधारी पार्टी को उम्मीद थी वो उतना भी नहीं कर पाई जितना पिछली बार करना था। इस बात से ये तो जाहिर हुआ कि जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष हुए और ईवीएम पे जो सवाल उठाए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए। और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं और उन नतीजों पे विपक्ष भी झूम रहा है तो ये साबित करता है कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। अब आते हैं कि चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, और हालांकि अभी हम फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है कि सत्ताधारी दल अपना स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहा है। वो एनडीए तो सरकार बनाने की उम्मीद में है कि 300 या 295 सीट्स होंगी, लेकिन अगर यदि बीजेपी की देखी जाए तो 240 या 250 के बीच में सीट्स रहने का स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में स्थायी सरकार किस तरह से चल पाएगी उस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब, उनका स्वागत है। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं आज एक मेरे नए मेहमान वीरेंद्र सिंह चाहर साहब, जो कि रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी एचएएल में रहे और वो अपनी राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और अक्सर उनके लेख अखबारों में छपते हैं, विशेषकर दैनिक जागरण में। आज हमारा सौभाग्य है कि चाहर साहब हमारे साथ हैं, तो इस चर्चा में चाहर साहब का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सक्सेना साहब, आपने जो चुनाव की अभी टैली देखी जी, जिसमें सबसे बड़ा सेटबैक अगर लगा वो यूपी में सत्ताधारी पार्टी को लगा, जबकि ये कहा जाता था कि राम लहर के हिसाब से यूपी में तो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि सीट 70 हो सकती हैं जी, लेकिन ये सीट तो 37 से 40 होती नजर आ रही है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या गलती हुई है या क्या जनता की सोच थी? क्योंकि अयोध्या जैसी सीट पर भी काफी स्थिति नाजुक रही जी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या जनता ने सोचा कि यूपी जैसे स्टेट में सत्ताधारी दल को जिसने काफी काम किया जी वो नहीं हो पाया? नहीं, क्या? मैं एक चीज आपसे कहता हूँ कि आप क्रूज टूरिज्म करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रूज पर एक सब्ज बाग देखने की और दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, जो पब्लिक में नेगेटिविटी लाता रहा है। मैं सक्सेना साहब, आप कह रहे हैं क्रूज राजनीति करते रहे जी, मैं आपका ऐतराज करता हूँ। ओके, बीजेपी ने अपना प्रॉमिस किया हुआ था कि हम राम मंदिर बनाएंगे जी, वो राम मंदिर बनाया गया जी, और भव्य राम मंदिर बनाया ओके गया। तो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मैं इस बात पे राजी नहीं हूँ। चाहर साहब, मेरी बात से आप सहमत? नहीं, मैं मंदिर का खासकर यूपी में तो काफी काम जी नहीं, मंदिर का तो मैं उल्लेख भी नहीं कर रहा। राम मंदिर का जो 500 वर्ष पुराना मामला था जी, उसको मामला सरकार ने, अगर यूपी में सरकार मेहनत नहीं करती और केंद्र मेहनत नहीं करता तो एक भव्य राम मंदिर बनाना जो एक हिंदू राष्ट्र में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और उसको बनाकर और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और ये नारा भी दिया कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ऐसी स्थिति में 37 सीट तक सीमित हो जाना, चाहर साहब, कुछ आपको चौंकाता नहीं है? सर, मेरा ये कहना था कि ये बात आपने भी कही थी कि यदि बीजेपी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मेरी राय में यदि मोदी जी लोकसभा भंग करके और ये चुनाव मार्च में करा लेते जी तो इसका लाभ बीजेपी को बहुत मिलता जी, क्योंकि ये जो उमंग थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली गई और वो भी एक इसका रीजन है। क्या आपको लगता है कि देश के हिंदू जाति के जो लोग हैं वो अक्सर इसी तरह के विचारों में रहते हैं? वो चर्चाओं में तो बने रहते हैं, पान की दुकान पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन जब वोट देने की नौबत आती है सवर्ण जातियों को, वो फिर जाति में बढ़ जाते हैं। ऐसा आपको? मैं आपसे सर बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारे विशेष रूप से जो मैं उत्तर प्रदेश में डाउनफॉल बीजेपी का देख रहा हूँ उसके पीछे यही है कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है जी। इसीलिए उसने राम को महत्व न देके अपने जाति के कैंडिडेट को महत्व दिया। वो भूल गए सारी, वो बिल्कुल भूल गए। अयोध्या जैसी सीट पर भी
बीजेपी की मुझे लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं अभी, हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी सेटबैक है बीजेपी के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मायावती का जो वोट बैंक था, क्योंकि वो 2014 में और 2019 में 19% से अधिक था। जी, बेशक उसको 2014 में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन 19% से अधिक था। फिर 2019 में भी उनको 19% से अधिक ही था, 19 और 20 के बीच में। लेकिन अब वो घट के 8 या 9 पे आ गया है, और वो शिफ्ट कर गया है अखिलेश की समाजवादी पार्टी की तरफ। वो पहुंच गया है 31-32। तो जो विधानसभा में पोजीशन आई, मायावती का वोट वहाँ भी डाउनफॉल हुआ, वो अखिलेश की तरफ भाग गया। वो भी ये इसको बहुत बड़ा फायदा है इनको। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक हार है बीजेपी की, कि बीजेपी ने बसपा को बहुत लाइटली लिया और बसपा ने साइलेंट बनने से जी काफी नुकसान कर दिया बीजेपी का? अगर मुझे लगता है कि बसपा अगर दमदारी से लड़ती तो शायद सपा की ये पोजीशन नहीं आती। बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूँ। लोग ये एक अफवाह फैलाते हैं कि बीजेपी बसपा बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बसपा ने अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़े किए, और कई जगह उसने ऐसी जगह कैंडिडेट हिंदू खड़े कर दिए, जैसे मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, जैसे मैं कैराना की बात करूं, या मैं और अन्य सीटें उनकी बात करूं, वहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ बीएसपी की वजह से। बेशक उनके उम्मीदवार को अधिक वोट न मिले हों, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वो काफ़ी थे। मैं समझता हूँ जी, सक्सेना साहब जी, कि यूपी की एनालिसिस ही बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि यूपी में अमित शाह की स्ट्रेटेजी कई जगह नुकसान 3 पार्ट पर कर गई। जी, एक, केमिस्ट्री बिटवीन अमित शाह और योगी, वो भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन गया। और एक कंफ्यूजन मेरे हिसाब से यूपी में जो फैला, और यूपी में दलित वोटर्स बहुत हैं। बसपा बिल्कुल साइलेंट थी, और इधर बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। तो उसमें कांग्रेस और सपा दलित लोगों को ये समझाने में सफल हो गई कि अगर 400 पार हुआ तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दलित वोटों का सवाल है। दलित वोट बहुत दिनों बाद ऑर्गेनाइज हुआ था बसपा के नेतृत्व में, और बसपा ने उसे गेंद समझ लिया, चाहे जहां कर दो। अल्टीमेटली उसको डिवीज़न होना था। इस बार तो बाकायदा, पहले तो आरोप ही लगता था कि टिकट सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इसके एविडेंस नहीं है। पर इस बार तो टिकट ऐसे बांटे गए हैं, और पॉलिटिकल कैंपिंग हुई नहीं है। एक तरीके से जो भी हुई है बड़ी अजीब गरीब हुई हैं, और नॉन पॉलिटिकल लोग टिकट लेके मैदान में उतरे। खैर वो चलिए, अब जो कुछ स्थिति सामने है, अभी 1-8 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। जो जितना सेटबैक यूपी में चल रहा है, तो रिकवरी तो इतनी आसान नजर नहीं आती है। मुझे भी ये भी नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी 40 सीट भी ले पाएंगी। जी सर। तो ऐसी स्थिति में 40 सीट का लॉस होना, और वो कन्वर्जन कर रहा है उनके स्पष्ट बहुमत को समाप्त कर रहा है। बिल्कुल पक्का। तो एनडीए की बहुमत तो है, हाँ, आज की डेट में भी अभी तक 295 के आसपास है। क्या आपको लगता है कि एनडीए के लोग इस बार, एनडीए के अदर मेंबर्स बीजेपी को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में होंगे क्या? नहीं, ब्लैकमेल नहीं, ब्लैकमेल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, और लगभग अनडिक्लेयर्ड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका तय है। अच्छा, तो चार साहब, आपकी क्या राय है कि जब ये जो एनडीए, तो निश्चित ये तो तय हो कि एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और अपना प्रस्ताव रखेगी। अब आपकी क्या राय है कि एनडीए के जो जितने घटक दल हैं उनमें किस पर आप शक कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि एनडीए के कुछ घटक दल और बढ़ाए जाएंगे? अभी मैं आपको सूचना देना चाहता हूं दोस्तों कि एनडीए की जो मीटिंग थी वो कल रखी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद एक सूचना दी गई कि एनडीए की मीटिंग 7 तारीख को होगी। यानी कि अभी एनालिसिस किया जाएगा कि एनडीए के और कोई घटक दल भी हो सकते हैं, या एनडीए का कुनबा बढ़ाया जाए, केवल 295 ना रखा जाए, और शाम तक आते आते तक एग्जैक्ट फिगर मिल जाए। उसके बाद एनडीए की बैठक बुलाई जाए, और 2 दिन में जो कार्रवाई इंडिया गठबंधन करेगा उसके बाद कुछ सोचा जाए, ऐसा मुझे महसूस होता है। चार साहब, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, जिनके की 16 सीट हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि नीतीश कुमार पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्योंकि वो अभी बीजेपी के साथ मिलके लड़े हैं और एनडीए के पार्ट रहे हैं, तो जनता को वो कैसे जवाब दे पाएंगे कि हम वोट तो लिए हैं बीजेपी और एनडीए के नाम पे और हम चले गए दूसरी तरफ। तीसरी बात यह है कि उन्हें कैबिनेट में कोई हिस्सा लेना नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री ही बनना है, जो बड़ी पोस्ट होती है। तो इसके अलावा वो अपने राज्य के लिए भी चाहेंगे कि एनडीए के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा और राज्य की उन्नति भी होगी। तो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सरकार चलानी है। सही कह रहे हैं आप जी। क्योंकि देखिए, अगर हम दोनों पक्ष जो मेजर एनडीए का पार्ट हैं, जी, आखिर छोटे दल और भी हैं, शिवसेना, शिंदे गुट है, चिराग पासवान है, हम है, ये और आरएलडी है, ये बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो दो मेजर दल हैं बार्गेनिंग की स्थिति में, एक जेडीयू है और एक टीडीपी है। लेकिन सौभाग्य से बीजेपी के टीडीपी अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आ गई है विधानसभा के लिए। तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू विधानसभा के मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। बिल्कुल। अभी आपके सूचना के लिए बताऊं कि एनडीए ने एक ऑफर भेजा है उनको कि वो कन्वीनर बन जाए एनडीए के। तो एक मुझे लगता है पॉजिटिव अप्रोच शुरू कर दी है एनडीए ने। लेकिन एक बहुत बड़ी जो सेटबैक नजर आता है, अब अभी तक ये कहा जाता था 4 साल कि 2 लोग सरकार चलाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये सरकार स्थिर रहकर 5 वर्ष तक चल सकती है या कुछ तोड़फोड़ दोनों पक्षों की तरफ से हो सकती है? मेरी राय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन सरकार पूरी चलाई थी। मोदी जी भी इस मामले में दक्ष व्यक्ति हैं, बड़े मैच्योर्ड आदमी हैं, और वो भी इसको 5 साल तक चलाने की स्थिति में होंगे। और आप देखिए कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ और नए दल भी इनके साथ जुड़ेंगे। हाँ। क्योंकि ये तो निश्चित है कि सरकार इनकी इसीलिए बनेगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है और कांग्रेस आधे से भी कम है, कांग्रेस 100 से बिलो है। तो कांग्रेस को मौका, और कांग्रेस के साथ जाने में लोग हिचकेंगे, क्योंकि वहाँ एक तरह से धीरे धीरे, जैसे हम गाँव में कहते हैं कि वो रेजगारी है, कोई 10 पाया है, कोई 15 पाया है, कोई 20 पाया है, कोई 25 पाया है। तो लीडिंग जो ममता बनर्जी सबसे ऊपर है 30 सीट के साथ जी, और अखिलेश यादव हो सकते हैं जी। अखिलेश यादव अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए कांग्रेस के लीडरशिप में कभी जाएंगे नहीं। अगर जाते भी हैं, अगर हम कैलकुलेशन देख सकते हैं जी कि इंडिया गठबंधन अभी 234-35 के आसपास है, यानी कि इंडिया गठबंधन की जो बात है तो उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस और सेकंड पार्टी सपा रहेगी और थर्ड पार्टी लगी तो ममता बनर्जी रहेगी। ऐसी स्थिति में मुझे नजर आता है कि इंडिया गठबंधन बहुत दिनों तक, क्योंकि उसका लीडर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और पहली बार कई वर्षों के बाद कांग्रेस को आधार मिला है अपने मुख्य विपक्षी दल होने का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि आपको एक कांग्रेस नए रूप में दिखेगी, तो वो नया रूप दिखेगा क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है। अभी तक तो वो नेता विपक्ष भी नहीं बन पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं संभावना मुझे कोई नजर नहीं आती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए कई जोड़ तोड़ करेगा भी तो असफल रहेगा। तो सक्सेना साहब, मुझे लगता है कि अगर आज हम एनालिसिस करें, अगर हम एनडीए गठबंधन को देखें और विशेषकर बीजेपी को देखें, तो बीजेपी की 240-45 सीटें बैठ रही हैं और वो अगर स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहे हैं तो वो यूपी की वजह से नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बिहार को भी छोड़ दें, और पश्चिम बंगाल को भी छोड़ दें और हरियाणा को भी छोड़ दें, तो विशेष जो नुकसान बीजेपी को, हम सब लोग को ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि 60 सीटों से कम मिलेंगी। आज वो अगर 35 या 40 सीट रहती तो 20-25 सीट जो भी उनका स्पष्ट बहुमत है वो मेरे ख्याल से उसी यूपी से ही कम हो रहा है। यूपी से मैं एक विचार रखता हूं कि अभी चार साहब ने कहा था कि मोदी जी काफी मैच्योर्ड नेता हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन से कुछ ये महसूस होने लगा था कि अमित शाह के जिद ने कहीं ना कहीं इस बात को नुकसान पहुंचाया है। और ये स्पष्ट बात कही जाती थी कि अमित शाह ने सीट फाइनल करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जी बिल्कुल ठीक है। जिसमें कुछ ठाकुर जाति के लोगों को नाराजगी भी थी। एक दलित वोटर का डाइवर्जन हो सकता है साथ में, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सीट सिलेक्शन में भी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोल कम होना और अमित शाह के रोल ज्यादा होना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि घर में जब 2 चौधरी बन जाते हैं तो दूसरा जो छोटा चौधरी बन जाता है, और उसकी वजह से घर में जब एक आदमी की नहीं चलती है तो शायद ये बात यूपी में लागू होती है बीजेपी के अंदर कि अमित शाह की जो मनमानी एक बार को चढ़क के कहे तो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से वो जिद्दी हो गए थे। और ज्यादातर सुनने में ये आता था कि जितने भी लोगों को मिलना होता है वो पहले शाह से मिलना होता है, तब मोदी जी से मिलना होता है। इस तरह की अफवाहें हम सुनते रहते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई तालमेल नहीं है, और ये बात भी सही है कि मैंने आपकी मेरी पहले चर्चा हुई थी रास्ते में एक बार जी, तो हमने कहा था कि राजकुमार चाहर का काफी जमीनी स्तर पर विरोध है और काफी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया। केवल राजकुमार चाहर ना होंगे, कई ऐसे सीट्स थी जिसमें शीर्ष नेतृत्व को ये बार बार इंडिकेशन दिया गया कि जो सर्वे कहता है वो सर्वे जनता के राउंड पे कम कहता है और सीट बदल दी जाए, लेकिन अमित शाह की जिद में ये सीट्स नहीं बदली गई। तो यूपी में मैं समझता हूँ, चाहर साहब आपकी क्या राय है कि यूपी में 2 मेजर नुकसान हुए। एक तो दलित वोटर्स आरक्षण पर 400 पार के नारे से घबरा गया और उसने वोट एसपी को दे दिया, और एक दूसरा दबाव मेरे ख्याल से अमित शाह की राजनीति का भी यूपी पे पड़ा, जिसका कि योगी और मोदी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। आपकी राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिए जो जनता में अप्रिय हो चुके थे, और ये खाली और स्पष्ट विरोध देने के बाद उन लोगों ने समझाने के बाद, सर्वे का रिपोर्ट देने के बाद भी, सर्वे का रिपोर्ट देने वाली सर्वे की रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए इन्होंने आप देखिए, अगर बीजेपी की सीट्स की डिक्लेरेशन के देने के बाद कुछ सीटें ही बदली गई पूरे देश में, वरना जो एक बार डिक्लेयर कर दी गई अमित शाह के द्वारा वो काफी रिप्रेजेंटेशन जाने के बाद भी नहीं बदली गई। तो शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और अमित शाह को अब एनडीए के जब कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा, तो मैं एक भविष्यवाणी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं अपनी राय दे सकता हूं कि अमित शाह को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और वो जो जिस तरह की अपने केंद्रित किए हुए थे राजनीति, अब उनको सबकी बात सुननी पड़ेगी। और एक और बड़ा बंधन है, हालांकि चार साहब ये आप अतिशोक्ति मानेंगे, मुझे नजर आता है कि बीजेपी के अंतर्मन में भी काफी लोग अमित शाह से खफा हैं। मोदी के रहते हुए उन्हें अमित शाह से बात करनी पड़ती है पहले। तो मुझे लगता है अमित शाह गुजरात वापस ना चले जाए, ऐसा मेरा मानना है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट चलानी है तो उसमें अमित शाह को गुजरात का चीफ मिनिस्टर, वैसे ये एक अफवाह बनी हुई थी कि अगर योगी के साथ केमिस्ट्री रखनी है तो अमित शाह को गुजरात जाना होगा, और बीजेपी को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने के लिए अमित शाह गुजरात जा सकते हैं या गृह मंत्री पद छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चार साहब, आपको क्या विजुलाइजेशन लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है, हालांकि वो मुख्यमंत्री एनडीए की गवर्नमेंट चलाना अब आसान नहीं होगा अगर स्पष्ट बहुमत होता 272 यूपी के साथ। अब यूपी में सीट्स कम है, बहुत कम है, और योगी जी के साथ केमिस्ट्री नहीं है। 2027 में इलेक्शन है जी, बिल्कुल, विधानसभा के। तो निश्चित रूप से अमित शाह जो बीच में केमिस्ट्री, मोदी और योगी के केमिस्ट्री का जो बीच का तार है, वो शायद मेरे ख्याल से टूटने वाला है। आप जो कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पर उतनी ताकत नेतृत्व में है कि किसको चूज किया जाए, अमित शाह को या योगी जी को? देखिए, अब यहाँ पर नेतृत्व में वो ताकत नहीं रही। अब तो जनता की आवाज सुननी पड़ेगी, यानी कि एनडीए की आवाज सुननी पड़ेगी। एनडीए में भी अगर आप एक और मैं इशारा करना चाहता हूं आपको कि बीजेपी की 240 सीट है, मान लीजिए रफली, अभी स्पष्ट तो नहीं कह सकते, 240 में से भी तो इंटरनली रिसेंटमेंट हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप एनडीए के घटक दलों को क्यों कह रहे हैं? जो बीजेपी के जीते हुए सांसद हैं वो भी ना कहीं अमित शाह से दूरी बना सकते हैं ना, और उनको टॉलरेशन में अभी तक तो काफी, क्योंकि 303 सीट थी और उधर एनडीए की थी, अब दोनों तरफ से
बीजेपी नेतृत्व को जी। सांसदों की बात सुननी पड़ेगी। तो जो आप कह रहे हैं कि सुना कोई बात है, तो उसमें सांसद, अभी मैंने आपको चार साहब मैं आपको सूचना दूं कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह गए जेपी नड्डा के घर बातचीत करने। ये क्या इंडिकेशन देता है कि अब समय आया है कि बीजेपी में भी खुल के अपनी बात रखी जाए, ऐसा एहसास जी होने लगा है बिल्कुल। पहले दिन से। उनका राजनाथ सिंह जी का जेपी नड्डा जी के यहाँ जाना ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता है। और अमित शाह भी पहुंचे हैं। जी हाँ, नहीं वो पहुंचे हैं। और इसके बाद तीनों ने तय किया है कि एनडीए की बैठक 7 तारीख को बुलाई जाएगी। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को कल फिर जारी रखेंगे जब पूरी तरह से आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन देश की राजनीति बहुत बड़ा करवट लेने जा रही है। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट आसानी से गवर्नमेंट चला पाएगी तीसरी बार में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। काफ़ी उठापटक होगी और निश्चित रूप से यहाँ पर अमित शाह की जगह मोदी को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, तभी वो अंतर बीजेपी और एनडीए के लोगों को संभाल पाएंगे, तभी ये गवर्नमेंट चल सकती है। अदरवाइज 2027 में लोकसभा के चुनाव, यूपी के चुनाव के साथ एक देश एक चुनाव की प्रणाली पर भी जा सकते हैं। लेकिन अब निर्णय लेना नीतिगत मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। मोदी के लिए राहें कठिन कर दी गई हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल अमित शाह का नजर आता है। उनको चाणक्य तो कहा जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी जिद में बहुत सारी गलती कर गए हैं। और गलती मोदी जी से ये बात ये हुई है कि उन्होंने अपने छत्रप को इस काम को करने के लिए रोका नहीं, और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यूपी ही फिर से राजनीति में उठापटक का स्थान बनेगा। चाहर साहब, मेरा ऐसा मानना है, और इसके साथ ही हम अपने डिस्कशन को विराम देते हैं। मैं सर यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, केवल एक छोटी सी अपनी मेरी राय है कि मायावती जी जो कि दलितों की नेता थी, अब वो किनारे होके एक नया दलित लीडर उभर रहा है, वो है चंद्रशेखर रावण जी। क्योंकि वो अपनी पार्टी वो जीत गए और भारी बहुमत से जीते हैं। वो 1 लाख से ऊपर मतों से जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित वोट जो है वो इनके साथ आने की तैयारी करेगा। तो 2027 की बात हो सकती है। बिल्कुल 2027 की बात हो सकती है। तो आज तो कुछ हो नहीं सकता, आज तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपने को बहुत मजबूत करेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं फिर अगले विश्लेषण के लिए, जब पूरा स्पष्ट बहुमत जो पता लग जाएगा, जनता का मैंडेट पता लग जाएगा, तब हम विश्लेषण के लिए फिर से हाजिर होंगे। एक बार आप सबके धन्यवाद।